हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी मीडियम नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान, जिसमें हम नैतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है बुद्धिमान। तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसके 4 पुत्र थे, अशोक, श्यामू, भरत और कर्ण। वे सभी ज्ञानी थे। उसे अपने पुत्रों पर बहुत गर्व था, परंतु वह यह नहीं जान पा रहा था कि वह सबसे ज्ञानी पुत्र कौन सा है। ठीक है, तो एक गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था और उसके 4 पुत्र थे। तो उसके जो चारों पुत्र थे वो क्या थे, सभी के सभी बुद्धिमान थे। तो वो यह डिसाइड नहीं कर पाता था, यह निर्णय नहीं ले पाता था कि सबसे ज्ञानी पुत्र उसका कौन सा है। उसने अपने पुत्रों की कई परीक्षाएं ली। सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तय न कर पाने पर उसने उन्हें राजा के पास लेकर जाने का निश्चय किया, जहां उसे सच्चाई का पता चल सके। ठीक है, तो वो इसका पता करने के लिए कि सबसे बुद्धिमान पुत्र कौन सा है, वो क्या करता है, राजा के पास लेकर जाने का निर्णय लेता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। एक दिन प्रातःकाल उस व्यक्ति ने अपनी योजना अपने पुत्रों को बताई और उन्हें लेकर राजा के महल की ओर चल दिया। उस समय यात्राएं पैदल की जाती थीं। जंगल से गुजरते समय अशोक बोला, यहाँ से एक औरत गुजरी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, प्रातःकाल मतलब सुबह के समय व्यक्ति अपनी योजना को क्या अपने पुत्रों को बता दिया और वो राजा के महल की ओर चल पड़े। ठीक है, तो पहले यात्रा कैसे की जाती थी, पैदल ही की जाती थी। तो वो जंगल से गुजर रहे थे, तो अशोक ने बोला, यहाँ से एक औरत गुजरी है। सच कहा, परंतु वह औरत विवाहित थी, श्यामू ने कहा। उसके बाद श्यामू बोलता है कि हाँ सही है कि यहाँ से एक औरत गुजरी है, और परंतु वह औरत कैसी थी, विवाहित थी। उसके बाद तुरंत बाद भरत बोलता है, सही कहा, परंतु वह अपने घर से भागी थी। ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो चौथा पुत्र है वो कर्ण बोलता है, परंतु तुम सभी यह ध्यान देना भूल गए कि उसकी गोद में एक बच्चा भी था। ठीक है, सहयोग बस मतलब सहयोग से क्या था, जहाँ वे लोग खड़े थे उसी पेड़ के पीछे एक आदमी निकल कर आया और बोला, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने मेरी पत्नी को छिपा रखा है, बताओ तुमने उसे कहाँ छिपा रखा है। ठीक है, तो आदमी निकल कर आता और वो उन पर इल्ज़ाम लगाने लगता है। अमीर व्यक्ति और उसके पुत्र उसके इस दोषारोपण से चौंक गए और उसे समझाने का प्रयास करने लगे कि उनका उसकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु वह आदमी अड़ा रहा, उनको धमकी देने लगा। अंत में उन्होंने न्याय के लिए न्यायालय जाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो उसने ना जो आदमी निकल कर आया, उसने उसकी पत्नी का चोरी का अंजाम किस पर लगाने लगा, अमीर व्यक्ति पर लगाने लगा। ठीक है, तो इससे वो अमीर व्यक्ति के पुत्र और अमीर व्यक्ति चौंक गए और समझाने लगे कि हमारा तुम्हारी पत्नी से कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति था वो उनको धमकी देने लगा, तो उन्होंने इसके लिए न्याय के लिए न्यायालय जाने का निर्णय ले लिया। अब अमीर व्यक्ति और उसके पुत्र के साथ वह आदमी भी चल दिया जिसकी पत्नी खो गई थी। ठीक है, अब वो न्यायालय की ओर जा रहे हैं। आगे चलकर श्यामू बोला, कुछ समय पहले यहाँ से एक ऊँट गुजरा है। तो जब वो आगे निकल रहे थे तो उस समय क्या वो श्यामू जो कि उसका एक पुत्र है वो बोलता है कि यहाँ से कुछ समय पहले क्या एक ऊँट गुजरा है। हाँ, लेकिन वह नर नहीं मादा थी। उसके बाद भरत बोलता है कि हाँ निकला है यहाँ से ऊँट, लेकिन वो नर नहीं क्या थी, मादा थी। और फिर उसके बाद उसका जो अगला भाई कर्ण है वो बोलता है, तुम ठीक कहते हो, लेकिन उस पर कोई सवार नहीं था। अपने विचार व्यक्त किए, परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया। परंतु तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि वह मादा ऊँट बाईं आँख से अंधी थी। उसके बाद अशोक बोलता है कि आपने यह ध्यान नहीं दिया कि वो जो ऊँट थी वो क्या थी, बाईं आँख से अंधी थी। ऊँट का मालिक उसी पेड़ पर बैठा था जिसके नीचे से वे लोग बातें कर रहे थे। अतः वह पेड़ से उतरा और उन पर ऊँट चुराने का आरोप लगाने लगा। एक लंबी बहस के बाद वह भी उनके साथ राजा के दरबार की ओर चल दिया। ठीक है, तो जब राजा जो अमीर व्यक्ति थे उसके जो चारों पुत्र ये बातें कर रहे थे, तो उस समय
एक व्यक्ति ऊँट का जो मालिक था वो पेड़ पर ये बातें सुन रहा था, तो वो ऊँट की चोरी का इल्ज़ाम भी अमीर व्यक्ति के पुत्रों पर लगाने लगा और इस प्रकार बहस बढ़ गई और वो भी न्याय के लिए राजा के दरबार की ओर चल दिए। राजा ने अमीर आदमी की बातों को ध्यान से सुना, जो अपने पुत्रों में सबसे ज्ञानी पुत्र को खोजना चाहता था। तय न कर पाने पर राजा ने उस आदमी को बुलाया जिसकी पत्नी खो गई थी और उससे पूछा, तुम्हारा दोष का क्या आधार है। ठीक है, तो राजा को अमीर आदमी ने क्या सभी बातें बता दी, और तो राजा भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि कौन सा पुत्र उसका बुद्धिमान है। तो इस प्रकार इसका पता लगाने के लिए उसने क्या किया, उसको बुलाया जिसकी पत्नी खो गई थी। ठीक है, तो वो उससे पूछता है, तुम्हारे दोस्त का आधार क्या है। आधार क्या मतलब कि तुम्हारे किस आधार पर ये अमीर व्यक्ति और उसके पुत्रों को दोषी ठहरा रहे हो। जो जिसकी पत्नी खो गई थी वो बोलता है, हुजूर ये लोग मेरी पत्नी के विषय में जो बातें कह रहे थे वह सभी सत्य हैं। इन लोगों ने कहा कि वह एक विवाहिता थी और अपने बच्चों को लेकर भागी है। अनजान व्यक्ति को इस विषय में कैसे पता चल सकता है जब तक वे मेरी पत्नी को देखे अथवा चुराए नहीं। पति ने अपने विचार राजा के सामने रखे। तो जिसकी पत्नी खोई थी वो व्यक्ति बोलता है कि ये लोग मेरी जो बातें कर रहे थे वो मेरी पत्नी के बारे में बिल्कुल सत्य है, इसलिए मैंने उन पर आरोप लगाया है। फिर उसके बाद राजा ने चारों पुत्रों से उनके बोलने का कारण पूछा। तो फिर उसके बाद क्या राजा पूछता है कि तुम लोगों ने ये पत्नी के बारे में ऐसा क्यों बोला। तो बोलता है, कौन बोलता है, पहले बोलता है, ज़मीन पर मुलायम पद चिन्ह थे, स्त्री के पद चिन्ह पुरुष से मुलायम होते हैं, अतः मैंने अपने विचार दिए। यहाँ से एक महिला गुजरी है, तो उसने अपना कारण बताया कि ज़मीन पर पद चिन्ह थे और स्त्री के पद चिन्ह कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, इसलिए मैंने कहा अपने विचार दिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पुत्र श्यामू, जिसने ये बताया था कि वो एक ब्याहता है, मतलब कि शादीशुदा है, तो उसने किस आधार पर दिया। उसने बोला, मैंने दूसरी उंगली में पहने बिछुए का निशान देखा, जिससे मैंने उसके विवाहिता होने का पता लगाया। ठीक है, उसके बाद जो उसका तीसरा जो लड़का है वो बोलता है, और उसने बताया उसके बोलने का कारण, कुछ ऐसे चिन्ह थे जिनसे साबित होता था कि महिला पीछे मुड़कर देख रही थी। संभवतः वह किसी के पीछा करने के भय से पीछे मुड़कर देख रही होगी, अतः मैंने निर्णय लिया कि वह अपने पति से बचकर भागी है। ये किसने कहा, भरत ने कहा। और उसकी बाईं गोद में बालक था, क्योंकि बाएं पैर का चिन्ह दाएं पैर से अधिक गहरा था। कर्ण ने उत्तर दिया। कर्ण ने अपने बोलने का कारण क्या बताया कि वो बाएं पैर का चिन्ह जो निशान था वो कैसा था, अधिक गहरा था, इसलिए उसने कहा कि उसकी गोद में एक बालक था। राजा उनकी टीका टिप्पणी से प्रभावित हुआ और उसने पति की शिकायत को रद्द कर दिया। अब उसने ऊँट के स्वामी को बुलाया। उनकी बातें सुनकर उसने उन पर ऊँट की चोरी का दोषारोपण किया। राजा ने उन्हें सफाई देने का मौका दिया। ठीक है, उसके बाद ऊँट के मालिक को बुलाया और उसने जो दोषारोपण किया तो उसके सफाई के लिए भी उसने अमीर व्यक्ति के पुत्रों से बोला। ठीक है, तो पुत्र जो सफाई देते हैं, श्यामू बोला, मैंने ऊँट के पद चिन्ह पहचाने थे। मादा ऊँट अपने पिछले पैर एक साथ चला रही थी, जिससे मैंने कहा कि भाई एक मादा ऊँट थी। भरत ने कहा। देखो, श्यामू ने पहले क्या कहा कि उसे ऊँट के चिन्ह दिखे, इसलिए उसने कहा कि एक ऊँट निकला है, और मादा ऊँट एक साथ अपने पिछले पैर चला रही थी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वह एक मादा ऊँट थी। ऐसा किसने कहा, भरत ने कहा। उसके बाद कर्ण बोलता है, ऊँट एक छोटे पेड़ के नीचे से निकला था, जिससे मैंने घोषणा की कि ऊँट पर कोई सवार नहीं था। उसके बाद अशोक बोलता है, अशोक ने क्या बोला, ऊँट ने केवल दाईं ओर की पत्तियां खाई थी, इस कारण मैंने कहा कि मादा ऊँट बाईं आँख से अंधी थी। ठीक है, उसके बाद राजा उन चार बुद्धिमान नौजवानों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अगली शिकायत को भी रद्द कर दिया, परंतु वह यह निर्णय नहीं ले पाया कि किसको सबसे अधिक बुद्धिमान घोषित करे। उसने दरबार की कार्रवाई बंद कर दी और 3 दिनों में फैसला देने का निर्णय लिया।
ठीक है। तो राजा भी उसको क्या नहीं कर पाया, निर्णय नहीं ले पाया कि कौन सा पुत्र सबसे बुद्धिमान है। तो इसके लिए उसने 3 दिन बाद फैसला सुनाने का निर्णय लिया। राजा अपने महल लौट आया। अपने जीवन में यह उसका प्रथम मुकदमा था जिसका वह तत्काल फैसला नहीं कर पाया था, इसलिए वह उदास था। राजकुमारी ने उसके उदासी का कारण पूछा। कारण समझकर उसने इस समस्या को सुलझाने का निश्चय किया। उसने सभी भाइयों को बुलाकर महल में रहने के लिए कहा। चिंतित हो गया कि उसका पहला मुकदमा था जो उसने तत्काल उसका निर्णय नहीं सुना पाया। तो इसकी चिंता का कारण किसने जाना? राजकुमारी ने। ठीक है, उसने कारण पूछा और उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया, उन सभी भाइयों को अपने महल में रहने के लिए बुला लिया। चारों भाइयों को अतिथि कक्ष में साधारण भोजन एवं सामान्य बिस्तर दिए गए। चारों भाइयों को महल में बुला लिया और वहाँ पे एक अतिथि कक्ष में ठहराया गया और साधारण भोजन दिया गया और सामान्य बिस्तर दिए गए। राजकुमारी उन लोगों की बातों को खिड़की से सुन रही थी। तो जो बातें कर रहे थे चारों भाई, उसके बारे में राजकुमारी क्या खिड़की से सुन रही थी। चारों भाई सोने से पूर्व आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? भरत ने कहा, खीर का स्वाद प्राप्त किए बहुत दिन हो गए थे। भोजन के साथ खीर खाने में बहुत आनंद आया। और उसके बाद बोलता है, दूसरा भाई बोलता है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे निम्न स्तरीय बिस्तर पर सोना पड़ेगा। हमें आराम करने के लिए मुलायम रेशमी बिस्तर चाहिए थे जिन पर हमारे थके अंग को पुनः शक्ति मिल सके। ऐसा किसने कहा? कर्ण ने कहा। उसके बाद अशोक ने कहा, अस्तबल घोड़ों से अवश्य भरे होंगे, उनमें से एक पर सवारी करना कितना आनंददायक होगा। फिर उसके बाद श्यामू ने कहा, मुझे राजकुमारी के साथ शतरंज खेलने की इच्छा है। ठीक है, इन बातों को सुनकर राजकुमारी के मन में इन सभी की बुद्धिमत्ता की जांच करने का उपाय मन में आया। उसने बगल के कमरे में एक बहुत ही मुलायम बिस्तर सजवाया, लेकिन बिस्तर के नीचे घोड़े का एक बाल रखकर कर्ण को उस पर सोने के लिए आमंत्रित किया। अचानक वह बिस्तर से कूदा और बोला, यह बिस्तर पूर्णतः आरामदायक नहीं है। इसके नीचे एक कठोर वस्तु है जो हमारी पीठ में चुभ रही है। यह कहकर वह चिल्लाते हुए अपने पहले वाले बिस्तर पर चला गया। उसके बाद राजकुमारी इससे बहुत व्याकुल हो गई, साथ ही साथ उसकी प्रशंसा भी की। प्रातःकाल भरत को स्वादिष्ट खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने एक चम्मच खीर मुंह में रखी और उसने उगलने के लिए बाहर गया। मैं कभी भी यह आशा नहीं रख सकता था कि मुझे बकरी के दूध से निर्मित खीर खाने को मिलेगी। यह बात भी सही थी। अब राजकुमारी ने एक घोड़े पर जीन कसवाकर अशोक को सवारी करने के लिए कहा। वह घोड़े के पास आया, उसे थपथपाया, लेकिन वह कहते हुए मुड़ गया, मैं ग्वाले के घर से लाए गए घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। राजकुमार ने घोड़े को लाने वाले व्यक्ति से इसके बारे में पूछा तो बातें सत्य निकली। इससे राजकुमारी को बहुत अचरज हुआ। श्यामू की जांच अभी शेष थी। उसने श्यामू को शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित किया। श्यामू अपनी सीट पर बैठना नहीं चाहता था। उसने खड़े रहकर विनम्रता से कहा, हे राजकुमारी, इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें। मैं वास्तविक राजकुमारी के साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं। उसके बाद क्या होता है, मैं एक राजा की पुत्री हूँ, इसलिए मैं ही वास्तविक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी बोली। श्यामू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मेरी दृष्टि में आप वास्तविक राजकुमारी नहीं है। कुलीनता आपके ऊपर नहीं झलक रही है। इस बात को सुनकर राजकुमारी को गहरा धक्का लगा, इसलिए उसने शीघ्र ही रानी माँ को बुलाया एवं इस बात की पुष्टि करनी चाहिए। रानी माँ ने कहा, यह सत्य है कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। राजा ने मेरी संतुष्टि के लिए उस बच्चे के स्थान पर तुझे रख दिया, लेकिन यह मत पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है, क्योंकि तुम हमारी संतान हमेशा बनी रहोगी। राजकुमारी ने इन बातों को वर्षों से छुपा रखने के लिए फपक कर रोने लगी। वह अपने वास्तविक माता पिता के बारे में जानने के लिए आग्रह करने लगी। अंततः रानी ने रहस्योद्घाटन कर दिया। तुम्हारे माता पिता बाड़े में बह गए। उनकी खोज की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, राजकुमारी अपने माता पिता के लिए विलाप करने लगी, जबकि रानी माँ उसे सांत्वना दे रही थी। कुछ क्षण के बाद जब वह शांत हुई तो वह न्यायालय पहुंची और उसने बताया कि उसने चारों भाइयों की किस प्रकार परीक्षा ली
अंत में वह बोली, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि चारों भाई ज्ञानी हैं, परंतु उनमें से श्यामू सबसे अधिक ज्ञानी है। कर्ण ने पलंग पर लेटकर बताया कि उसके नीचे बाल है। भरत ने खीर को चखकर बताया कि वह बकरी के दूध से बनी है। अशोक ने घोड़े को थपथपाकर उसकी जाति बतलाई, परंतु श्यामू ने मेरे पास आए बिना मुझे पहचान लिया, अतः मेरे अनुसार श्यामू ही अशोक से अधिक ज्ञानी है। ठीक है। राजा और उसके दरबारी राजकुमारी के निर्णय क्षमता पर बहुत प्रसन्न हुए। उसने चारों भाइयों को कीमती उपहार भी दिए, परंतु उसे सबसे अधिक श्यामू ने प्रभावित किया था, इसलिए उसने श्यामू से राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा। श्यामू और राजकुमारी का विवाह पूरे राजकीय ढंग से संपन्न हुआ। उसने राजा की मृत्यु के पश्चात राज संभाला और बुद्धिमानी से जीवन पर्यंत शासन किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।